हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। और लॉस्ट स्प्रिंग 12th क्लास की कंपलसरी पुस्तक का है। लॉस्ट स्प्रिंग से तात्पर्य है खोया हुआ वसंत। यहाँ पर वसंत से तात्पर्य चाइल्डहुड यानी बचपन कि जो बच्चे गरीबी में जीवन जीते हैं उनका बचपन किस तरह खो जाता है और वो पढ़ने और लिखने की अपेक्षा गरीबी में या अभाव में अपना जीवन जीते हैं। तो इस लेसन के अंदर इंक्लूड की गई है 2 कहानियाँ, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि 2 कहानियाँ ऐसी जो खोए हुए बचपन के बारे में हैं। थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं हम। ऑथर हैं लेखक कौन है और इन्होंने क्या क्या काम किए और इनकी कौन सी पुस्तक से ये अंश लिया गया है। अनीस जंग एक महिला हैं। 1964 में ये पैदा हुई थी। वाज बोर्न इन राउरकेला। ये राउरकेला जगह है, वहाँ पर पैदा हुई थी इंडिया के अंदर। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और इन्होंने अपना बचपन एंड एडोलिसेंस किशोर अवस्था, यानी कि किशोरावस्था जो है वो दोनों ही, बचपन भी और किशोरावस्था दोनों ही हैदराबाद नामक स्टेट के अंदर बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी प्राप्त की। रिसीव्ड यानी प्राप्त की, हैदराबाद के अंदर ही प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के अंदर भी अपनी पढ़ाई पूरी की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। अब इनके जो माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता, वर बोथ राइटर्स, वो दोनों ही, बोथ यानी दोनों, और राइटर्स यानी लेखक। तो यानी कि इनके माता पिता थे, माता और पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जुंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। और अनीस जुंग ने अपना जो कैरियर था, अपना जो भविष्य की शुरुआत की एज अ राइटर, वो लेखक के रूप में शुरुआत की इन इंडिया, भारत के अंदर। यानी इनकी करियर की शुरुआत भारत में हुई थी। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक संपादक रही। एडिटर का मतलब संपादक। एंड कॉलमिस्ट, और स्तंभकार रही फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, यानी जितने भी मुख्य समाचार पत्र थे उन समाचार पत्रों के अंदर ये स्तंभकार रही और संपादक रहीं भारत के अंदर, इन इंडिया ने, भारत के अंदर। एंड अब्रोड, और विदेश में भी। अब्रोड का मतलब विदेश, यानी विदेशों में भी इन्होंने यही काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने ऑथर्ड यानी लिखी, सेवरल यानी कई, और बुक्स यानी किताबें, कई किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और इसके अंदर जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ये एक अंश, एक्सर्प्ट यानी अंश, भाग, एक छोटा सा भाग है उनकी एक किताब जिसका नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ वसंत जो किताब है। इस किताब के अंदर स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो इस किताब के अंदर खोए हुए बचपन की स्टोरीज़ के बारे में लिखा गया है। तो इस किताब का ये अंश है। हियर शी एनालिसिस the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। तो हियर यानी यहाँ पर शी एनालिसिस यानी विश्लेषण, यानी खोजबीन करती है, विश्लेषण करती है। द ग्राइंडिंग यानी पिसाई, ऑफ पावर्टी यानी गरीबी से, तो गरीबी के अंदर जो बच्चों की पिसाई होती रहती है। एंड ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, या परंपराओं के नाम पर उनकी जो पिसाई होती रहती है, परंपराओं के नाम पर उनका शोषण होता है। तो विच कंडेम यानी दोषी, दी चिल्ड्रन इन बच्चों के, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण। तो अनीस जुंग है वो एनालिसिस करती है, ये विश्लेषण करती है इन लेसन्स के माध्यम से, इन चैप्टर्स के माध्यम से कि किस तरह गरीबी और परंपराएं इन बच्चों का शोषण करती हैं। तो ये तो ऑथर के बारे में था, लेखक के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लेसन में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी स्टोरीज दी गई है, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज यानी कूड़ा,
कचरा यानी कूड़ा कचरा। तो समटाइम्स यानी कभी कभी, कभी कभार, कभी कभी मैं प्राप्त करता हूँ, फाइंड यानी प्राप्त करना, ए रुपी, 1 रुपया, इन द गार्बेज यानी कूड़े कचरे के अंदर। इस लाइन से शुरुआत है हमारे लेसन की। तो वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, साहेब उस लड़के का नाम है जो कचरा बीनता है। होम यानी जिसको की, जिसको की। आई एनकाउंटर, एनकाउंटर यहाँ पर मिलना, तो यानी कि मिलती हूँ, जिससे मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। यानी मैं उस लड़के को कहती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो, उस लड़के से जिससे मैं रोज़ाना सुबह सुबह मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग यानी ढूंढता, फाइंड ढूंढना, कि वो जो ढूंढता रहता है। फॉर गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, गोल्ड का मतलब है मनी, जो धन ढूंढता है। इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में, डंप यानी ढेर, तो कचरे के ढेर में अपने पैसों को ढूंढता रहता है ताकि कहीं से कहीं अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो उसका खर्चा चले। ऑफ माई नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, तो मेरे पड़ोस के अंदर वो ऐसा करता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने छोड़ दिया था, लेफ्ट ने छोड़ दिया था, हिज होम अपने घर को, लॉन्ग एगो बहुत लंबे समय पहले। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी कि वो सेट थे, वो स्थित थे, स्थित थे। अमिडस्ट यानी बीच में, बीचों बीच। द ग्रीन फील्ड्स यानी हरे हरे खेतों के, ऑफ ढाका, ढाका जो अब भारत से हट चुका है, तो वहाँ से आए हुए हैं। हिज होम, वहाँ उस जो साहब का घर था, इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, कि अब तो वो यादों में भी नहीं है। मेमोरी है ना, यादों में, कि उसके घर के बारे में तो अब उसको याद भी नहीं है कि कहाँ पर था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, बहुत सारे भंवर या तूफ़ान, स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान आए, और उन तूफ़ानों की वजह से उसका घर नष्ट हुआ। दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट यानी बहा ले जाना, बहा ले जाना, तो यानी बहा ले गए। देर यानी उनके, फील्ड्स यानी उनके खेतों को, एंड होम्स और घरों को, यानी उनके घर और जो फील्ड्स थे, खेत थे, वो तबाह हो गए उसके अंदर तूफ़ान में। हिज मदर टेल्स हिम, कि उसकी माता उनको बताती है या उसको कहती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, कि उन्होंने ढाका को क्यों छोड़ा, इसके बारे में बताती है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और लुकिंग फॉर का मतलब तलाश, तो वो हमेशा तलाशता रहता है धन को। इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ की वो अभी रहता है। अब वो जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं केवल कचरा बीनता रहता हूँ। ही मटर्स, मटर्स यानी बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, यानी दूसरी तरफ देखते हुए बुदबुदाता है धीरे धीरे, कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। तो लेखिका कहती है कि गो टू स्कूल, तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो स्कूल जाओ। आई से ग्लीबली, लापरवाही से, ग्लीबली यानी लापरवाही, तो यानी मैं लापरवाही से उसको क्या कहती हूँ कि भाई स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, इमीडिएटली यानी तुरंत, तुरंत ही मुझे महसूस भी हो गया। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने जो सलाह दी थी वो कितनी खोखली, खोखली से तात्पर्य है अर्थहीन, कि मेरी जो सलाह थी वो बिल्कुल अर्थहीन थी उस बच्चे के लिए। द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो भी मैंने उससे कहा वो बिल्कुल अर्थहीन थी, इस बात का मुझे एहसास हो गया था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन देयर इज़ नो स्कूल, कि मेरे विद्यालय, कोई विद्यालय नहीं है मेरे पड़ोस में, ऐसा उसने कहा बच्चे ने, कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब वे बना देंगे, यहाँ पर दे का मतलब गवर्नमेंट, कि जब सरकार ऐसा कोई स्कूल बना देगी तो आई विल गो, मैं निश्चित तौर पर चला जाऊँगा स्कूल।
इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो लेखिका पूछती है कि अगर, इफ़ यानी यदि या अगर, आई स्टार्ट अगर मैं शुरू करूँ एक स्कूल को, तो विल यू कम तो क्या तुम आओगे। आई आस्क मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग यानी आधा मजाक करते हुए, यानी कि मजाक करते हुए पूछती हूँ कि अगर मैं खोल लूँ स्कूल तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज उसने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा ज़रूर। स्माइलिंग ब्रॉडली चौड़ी मुस्कान के साथ, यानी चौड़ी मुस्कान लिए हुए कहता है वो कि मैं हाँ ज़रूर आऊँगा अगर तुम खोलती हो स्कूल तो। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। तो एक दिन मैंने क्या देखा, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो दौड़ रहा था अप टू मी मेरी तरफ। इज़ योर स्कूल रेडी। और आते उसने क्या कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार है। रेडी यानी तैयार। तो क्या स्कूल खोल लिया तुमने, तैयार हो गया क्या आपका स्कूल, उसने आते ही मेरे से पूछा। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, कि ये तो बहुत समय लंबा लेता है। लॉन्गर यानी लंबा समय, यानी कि स्कूल खोलने में तो बहुत लंबा समय लगता है। आई से मैं कहता हूँ, या सॉरी मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। असमंजस, एम्ब्रेस्ड कन्फ्यूजन, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, असमंजस में थी। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने एक ऐसा वादा कर लिया था, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई अर्थ नहीं था। मीन्ड यानी अर्थ में होना, यानी बेकार का एक मैंने वादा कर लिया उससे। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे तरह के प्रॉमिस यानी मेरे तरह के जो मैंने वादा किया उससे इस प्रकार के बहुत सारे वादे जो थे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, वो तो हर कोने में थे उसके लिए। ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक यानी निराश, कि उसके निराशा भरे जो संसार था, निराशा भरा, तो उसके संसार में ऐसे बहुत सारे वादे थे जो लोग बाग कर लेते हैं लेकिन उनको कभी पूरा नहीं करते थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा एक दिन। तो नाम बताया उसने, साहब ए आलम। ही अनाउंसेज, उसने बताया या उसने घोषणा की। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, हालांकि वो इसका मतलब तो कभी नहीं जानता था। ही डज़ नॉट नो, वो नहीं जानता था इसका मतलब कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू, कि अगर वो जानता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब, तो मतलब होता था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, तो इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान, लॉर्ड यानी भगवान, तो इस पूरे ब्रह्मांड का भगवान, इसका मतलब होता है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, और उसको बहुत समय लगता, हार्ड टाइम यानी बहुत ही कठिन समय है, बिलीविंग इट, इस चीज़ पर विश्वास करने में, यानी कि इस चीज़ को कभी विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसके नाम का मतलब ये भी होता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो इस बात से अनभिज्ञ, जिसको कुछ पता नहीं हो, तो अपने नाम का मतलब का जो अनभिज्ञ होकर उसको ये पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है या उसका नाम किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह घूमता है या भटकता है, रोम से ना भटकना, तो वो भटकता रहता है दिन भर स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एक ऐसी सेना, आर्मी यानी सेना, एक ऐसी सेना जो बेयरफुट, बेयरफुट यानी नंगे पैर, नंगे पैर, तो ऐसी सेना जो नंगे पैर थी। हु अपीयर, हु यानी जो कि, या जो अपीयर यानी प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यानी जैसे सुबह के पक्षी आते हैं और चले जाते हैं उसी प्रकार से बच्चे प्रकट होते हैं या दिखते हैं। एंड डिसअपीयर, और फिर गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर यानी गायब होना, गायब हो जाते हैं एट नून, दोपहर के समय। ओवर द मंथ्स, कई महीने गुजरने के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कई महीने गुजरने के बाद मैं उनको पहचानने लगी थी। रिकग्नाइज यानी पहचानना, यानी प्रत्येक बच्चे का नाम पहचानने लगी थी। वाई आंट यू वियरिंग चप्पल्स, लेकिन तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो।
यानी तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, जो उनकी पूरी टीम होती थी उनमें से किसी एक बच्चे से लेखिका ने पूछा कि आखिर तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चा जवाब देता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी मॉम जो होती है, मेरी मम्मी जो है, वो डिड नॉट ब्रिंग, वो कभी उसने उतारा ही नहीं, ब्रिंग यानी लाना, देम एंड डाउन, तो उन चप्पलों के देम यहाँ पर चप्पलों को कभी नीचे नहीं लेकर आई। सेल्फ, शेल्फ का मतलब ताक या उसको रखने की जगह, तो उस ताक में से कभी चप्पलों को उतारा ही नहीं नीचे। ही आंसर सिंपली, बिल्कुल साधारण तरीके से जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कि अगर वो, इवन यानी यहाँ तक कि, इवन इफ यानी अगर, शी डिड कि अगर ऐसा वो कर भी दे, डिड यानी कर दे, कि अगर वो ऐसा कर दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उनको फेंक देगा, यानी अगर वो चप्पल उतार भी दे तो उन चप्पलों को फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, दूसरे लड़के ने ऐड किया, ऐड यानी जोड़ा, यानी उसी बात में आगे जोड़ दिया, क्या जोड़ा, कि अगर शी डिड, कि अगर वो ऐसा कर भी दे तो ये उन चप्पलों को फेंक देगा। और वो लड़का जिसने जवाब दिया हु इज़ वेयरिंग शूज़, उसने जूते पहने हुए थे, दैट डोंट मैच, जो कि आपस में मैच नहीं करते, आपस में मिलान नहीं था ना, अलग अलग रंग के थे, बेमेल थे, ऐसे जूते पहने हुआ था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब भी मैंने इस पर टिप्पणी की, यानी इसके बारे में कुछ कहा, ही शफल्स, तो वो घसीटता हुआ ले गया, शफल यानी घसीटना, तो यानी वो घसीटना, हिज फीट, अपने पैरों को इधर उधर घसीटने लग गया, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला उसने। आई वॉन्ट शूज़, मुझे भी शूज़ चाहिए, मुझे भी जूते चाहिए। सेज, कहता है, अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है, हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑल ऑफ हिज लाइफ, और उस बच्चे ने कभी भी एक भी जोड़ा अपनी ज़िंदगी में खुद का नहीं पहना था, यानी कि वो मालिक नहीं रहा, यानी उसने कभी जूते पहने ही नहीं थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे भारत, पूरे देश में भ्रमण के दौरान, ट्रेवलिंग यानी भ्रमण, कि जब मैं पूरा देश घूमती थी। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो मैंने बच्चों को देखा है घूमते हुए, वॉकिंग यानी घूमते हुए, बेयरफुट यानी नंगे पैर, इन सिटीज़ के अंदर यानी शहरों के अंदर, ऑन विलेज रोड्स या फिर गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और ये सब मनी की कमी की, यानी धन की कमी की वजह से नहीं है, लैक यानी कमी, मनी यानी धन, तो ये ऐसा धन की कमी से नहीं है कि वो चप्पल नहीं पहनते, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा है, और परंपरा के अनुसार क्या है कि टू स्टेप बेयरफुट, तो यानी नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इज़ एन एक्सप्लेनेशन, यही एक एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या यानी समझाना, कि नंगे पैर रहने की व्याख्या है, क्यों नंगे पैर क्यों रहते हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे टू परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और मुझे आश्चर्य है, आई वंडर यानी मुझे आश्चर्य है, इफ़ दिस इज़ ओनली द एन एक्सक्यूज, कि क्या सिर्फ यही एक बहाना है, एक्सक्यूज यानी बहाना, एक्सक्यूज यानी बहाना, टू एक्सप्लेन यानी समझाने का, अवे परपेचुअल, परपेचुअल यानी स्थायी, परमानेंट, स्टेट यानी अवस्था, तो ये क्या चिरस्थायी अवस्था है, और पॉवर्टी गरीबी की, क्या ये गरीब रहने की स्थायी व्याख्या है, कि गरीबी दिखाने के लिए वो कहते हैं कि ये तो परंपरा है। आई रिमेंबर, और मुझे याद है, अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, और मुझे याद आती है एक स्टोरी, एक कहानी, अ मैन एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडुपी, जिसने कि उडुपी में से था वो, उडुपी एक जगह का नाम है, वंस टोल्ड मी, जो मुझे बताई गई थी, यानी मुझे कही गई थी उडुपी के अंदर। अब कहानी कहती है, वो कहानी देखते हैं। एज यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के समान, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो छोटा बच्चा था, यानी उस व्यक्ति ने जो लेखिका को कहानी सुनाई उसके अनुसार, कि जब वो छोटा बच्चा था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट, तो वो एक मंदिर के सामने से पास्ट यानी सामने से पास में से गुजरता था, ओल्ड टेम्पल एक पुराने मंदिर के, वेयर जहाँ पर, यहाँ पर कहाँ नहीं होगा, जहाँ पर
हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर कि उसके पिताजी एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, तो वो रुकता, स्टॉप यानी रुकना, ब्रीफली ने थोड़े से समय के लिए, एट द टेम्पल, उस मंदिर पर, एंड प्रे, और वो प्रार्थना करता, प्रे यानी प्रार्थना करना, यानी कि प्रार्थना करता, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years लेटर, और 30 साल बाद, आई विजिटेड, और मैं गई वहाँ पर, यानी कि 30 साल हो गए इस कहानी को। अब 30 साल बाद जब ये गई उसी मंदिर के वहाँ पर, तो क्या देखती है, आई विजिटेड हिज टाउन, यानी उसके कस्बे के अंदर में गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के वहाँ, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर, कि जो अब क्या बन चुका था, ड्राउंड इन यानी डूब चुका था, ड्राउंड इन डूबना, तो डूब गया था, इन एयर यानी ऐसी हवा के अंदर, यानी जहाँ पर उस मंदिर में गई तो वो एक ऐसी हवा के अंदर डूब गया था। डिसोलेशन यानी उजाड़, यानी उजाड़ की हवा के अंदर वो डूब गया था, यानी वो उजड़ गया था, वहाँ से लोग नहीं रहते थे। लेकिन इन द बैकयार्ड, लेकिन उस मंदिर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड यानी पीछे का भाग या पिछवाड़ा, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर कि एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और वहाँ पर एक लड़का था जो ड्रेस्ड इन कपड़े पहने हुए था, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की, भूरे रंग की, यहाँ पर कह सकते हैं, ब्राउन तो नहीं है लेकिन ग्रे, गहरा भूरा, यूनिफॉर्म वर्दी, या यूँ कहीं स्कूल ड्रेस। वेयरिंग सॉक्स, वो जुराब भी पहने हुए था, एंड शूज, और जूते भी पहने हुए था। अराइव्ड, वो आया, पेंटिंग यानी हाँफते हुए, पेंटिंग का मतलब हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग फेंक दिया उसने, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्ड होने वाले या सिमटने वाले बेड, बिस्तर के ऊपर या पलंग के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, अब लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, मुझे सब याद आ गया, मुझे याद आया। द प्रेयर अनादर बॉय, उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई, हैड मेड टू द गॉडेस, जिस लड़के ने की थी, प्रार्थना की थी, टू द गॉडेस, उस देवी से, गॉडेस यानी देवी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और अंत में उसने, फाइनली यानी अंत में, और अंत में उसने जूते प्राप्त कर लिए थे, यानी जूतों का जोड़ा प्राप्त कर लिया था। लेट मी नेवर लॉज देम, और आगे प्रार्थना की थी कि काश, लेट नेवर लॉज देम, वो कभी खोएं भी नहीं, यानी जूते मिल जाएं और कभी खोने नहीं चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, क्योंकि गॉडेस ने उसकी जो प्रेयर थी, प्रार्थना थी, उसको प्राप्त पूरी कर दी थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़, और उस छोटे बच्चे की भांति, सन ऑफ द प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी का जो बच्चा था, नाउ वॉर शूज़, अब जूते पहनता था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले, कचरा बीनने वाले, तो यानी बहुत सारे लोग जो कचरा बीनने वाले होते हैं। इन माई नेबरहुड, जैसे कि मेरे पड़ोस में था, रिमेन शूलेस, वो क्या रहते हैं, रिमेन यानी रहते हैं, शूलेस बिना जूतों के, यानी जिनके कोई जूते नहीं हैं, तो बिना जूतों के ही रहते हैं वो। मेरा एक जान पहचान, माई एक्वेंटेंस, माई जान पहचान का व्यक्ति, एक्वेंटेंस यानी जान पहचान, तो उनसे जो मेरी जान पहचान हो गई थी, नंगे पैर रहने वालों से, रैग पिकर्स से, विद द बेयरफुट, उन नंगे पैर वाले बच्चों से, रैग पिकर्स जो कि कचरा बीनने वाले थे। लीड्स मी टू सीमापुरी, वो उनसे जान पहचान से मैं कहाँ गई, सीमापुरी, ये जगह का नाम है। सीमापुरी एक स्थान है, अ प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, पेरीफरी यानी सीमा, या यूँ कहें बॉर्डर, तो दिल्ली की बॉर्डर पर स्थित है जगह, ऑफ दिल्ली,
येट माइल्स अवे, हालांकि दिल्ली जो शहर है वो काफ़ी दूर है, कई मील दूर है शहर तो, लेकिन मेटाफोरिकली, लेकिन सांकेतिक रूप से, मेटाफोरिकली सांकेतिक रूप से, तो दिखने में तो ये जो शहर था वो काफ़ी दूर था, लेकिन कहने में तो यही आता है कि वो दिल्ली की सीमा पर था, ये जगह सीमापुरी। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और यहाँ पर जो लोग रहते थे, दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ पर रहते थे, आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स उन लोगों को कहते हैं जो कब्जा करके रहते हैं, यानी सरकारी भूमि पर कब्जा करके रहने वाले लोग, तो उनको बोलेंगे हम स्क्वेटर्स। तो यहाँ पर जो लोग थे वो सारे के सारे स्क्वेटर्स हैं, कब्जा करके थे सरकारी भूमि पर। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971, यानी 1971 के अंदर आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब की जो परिवार था वो भी इनमें से ही एक था। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डनेस, और सीमापुरी जब यहाँ पर जंगल हुआ करती थी, यानी सुनसान हुआ करती थी, कोई नहीं रहता था तब जब ये लोग यहाँ पर आए। इट स्टिल इज़, हालांकि ये अब भी ऐसी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, यानी भर चुकी है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड यानी मिट्टी, स्ट्रक्चर यानी मकान है, वैसे संरचनाएं होती है लेकिन मिट्टी की संरचनाएं, मतलब मिट्टी के मकानों से भर चुकी है। विद रूफ्स, जिनकी जो रूफ्स हैं, जिनकी जो छतें हैं, ऑफ टिन की, या तो उस पर चद्दर है, चद्दर की, एंड टारपोलिन या फिर तिरपाल, टारपोलिन यानी तिरपाल, तो या तो उनकी छतों पर चद्दर पड़े हुए हैं या फिर तिरपाल से वो ढकी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, डिवाइड यानी से रहित, ऑफ सीवेज यानी गंदा पानी, तो गंदा पानी की निकासी से रहित है, यानी गंदा पानी कोई निकासी नहीं है वहाँ पर। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी, दोनों का मतलब है बहता हुआ, बहता पानी की निकासी का कोई साधन वहाँ पर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यानी तो न तो गंदे पानी की निकास की व्यवस्था है और न ही बहते हुए पानी की निकास की व्यवस्था है। लिव 10,000 रेक पिकर्स, और यहाँ पर लगभग 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लाइव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और ये लोग यहाँ पर रहते थे, या इनको रहते, दे हैव लिव्ड यानी वो रह रहे हैं यहाँ पर लगभग मोर देन 30 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बिना किसी परमिशन यानी कि अनुमति, कोई अनुमति नहीं है इनको। बट राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स, जिनके ऊपर उनके नाम हैं। ऑन वोटर्स, और उनके पास वोटर कार्ड भी है, यानी वोटर कार्ड या वोटर स्लिप जिसे कहें, तो वोटर स्लिप उनके पास है, राशन कार्ड है, और उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और यही चीज़ इनको इस योग्य बनाती है कि ये ग्रेन यानी अनाज खरीद सकें, अनाज खरीदने की योग्य बनाती है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल यानी जीने के लिए, सर्वाइवल यानी जीना, लिव तो जीने के लिए भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा, एक पहचान होने के से ज़्यादा भोजन का मिलना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स देन गिव इन द ग्रेन। तो अगर इफ़ एट द एंड ऑफ, कि यदि दिन के अंत में, जब दिन पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके अंत में, वी कैन फीड, अगर हम फीड यानी खिलाना, खिलाना कि हम अगर हमारे फैमिलीज अपने बच्चों को, हमारे परिवारों को अगर खिला सकते हैं, यानी उनको भोजन करवा सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग, और अगर हम बिस्तर पर चले जाएं, एन एकिंग, एकिंग यानी दर्द, यानी बिना पेट में दर्द हुए, पेट में दर्द ना हो। वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम
ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों में काम करने की अपेक्षा जो हमें कुछ भी नहीं देते थे। गेव यानी देते थे, यानी कुछ भी भोजन नहीं देते थे, ग्रेन यानी अनाज, तो यानी उन अनाजहीन खेतों में काम करने की अपेक्षा यहाँ पर शाम को अगर पूरे परिवार को खाना खिलाना अच्छा है तो ये ज़्यादा बेटर काम है। से अ ग्रुप ऑफ अ वुमेन, और ऐसा ये बातें कहती है एक झुंड, ग्रुप यानी झुंड, ऑफ वुमेन, औरतों की एक झुंड ने ये बात कही, इन टेटर्ड साड़ीज, जो क्या थी, टेटर्ड यानी फटी हुई साड़ियों के अंदर थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनको पूछा था कि तुमने अपने सुंदर हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो इस क्वेश्चन के उत्तर में उन्होंने ये बातें कही। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, और wherever यानी जहाँ कहीं भी, तो जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, वो भोजन प्राप्त करते हैं ना, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिल जाए, दे पिच यानी गाड़ना, तो गाड़ देते हैं, देयर टेंट, उनके जो टेंट हैं, अस्थायी घर, उनको गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और यही इनके अस्थायी घर हो जाते हैं। ट्रांजिट यानी अस्थायी, तो ये उनके ट्रांजिट यानी अस्थायी होम होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे जो होते हैं वो इन्हीं में आगे बढ़ते हैं, ग्रो अप पलते बढ़ते हैं, ग्रो अप यानी पालन पोषण, इनको जो पोषण होता है वो इन्हीं घरों में होता है। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और यही फिर बड़े होकर क्या बनते हैं, एक पार्टनर बन जाते हैं इन सर्वाइवल, जीवित रहने के, यानी जीवित रहने के काम जितने भी करते हैं तो जीवित रहने में इनके सहभागी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जिंदा रहना, सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, सीमापुरी यानी सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है रैग पिकिंग, कचरा बीनना, रैग पिकिंग यानी कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, और कई ईयर्स में, थ्रू द यानी जैसे जैसे ईयर्स पास होते जा रहे हैं, Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Proportions यानी आकार, तो ये आकार बन गया है एक फाइन आर्ट, एक ललित कला। फाइन आर्ट का मतलब होता है ललित कला, तो एक ललित कला का आकार इसने ग्रहण कर लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, क्योंकि उनके लिए गार्बेज जो कचरा है, कचरा बीनने वालों के लिए जो कचरा है, देम इज़ गोल्ड, वो उनके लिए सोना है, धन है, स्वर्ण है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये कचरा उनके लिए रोज़ाना की ब्रेड यानी कि भोजन, रोज़ाना का भोजन है कि अगर वो कचरा बीनेंगे तो भोजन मिलेगा। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर की छत है। इवन इफ़, चाहे से, इवन इफ़ का मतलब चाहे। इट इज़ लीकिंग, ये लीक करती हुई यानी टपकती हुई, टपकती हुई, चाहे से ये जो छत है वो टपकती हुई हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत कुछ है, यानी कि छत से भी ज़्यादा है, बहुत कुछ है। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं इसका, तब तक के लिए धन्यवाद।